एनडीटीवी नेटवर्क पर चुनाव को लेकर सबसे खास शो इलेक्शन कार्निवल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। इलेक्शन कार्निवल का कारवां मैदानी इलाकों के बड़े हिस्से से होते हुए 9,550 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करके पहाड़ों की रानी शिमला में आकर पहुंची है। ऐतिहासिक रिज मैदान में हमारी मौजूदगी है। देखिए, हिमाचल प्रदेश के लोग जितने सीधे सरल होते हैं, जितनी हसीन यहाँ की वादियां हैं, उतना ही सियासत का पेच इन दिनों फंसा हुआ है। सियासतदानों से भी हमारी बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले हमारे बीच पहुंच रहे हैं पहाड़ी किंग के नाम से मशहूर, नाटी किंग के नाम से मशहूर कुलदीप सिंह का। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह जी, हमें समय देने के लिए, एनडीटीवी के पास आने के लिए, मंच पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, यहाँ पे जनता खचाखच भरी हुई है क्योंकि 1 तारीख को लोकसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और उससे पहले यहाँ के कल्चर को भी हम दिखाना चाह रहे हैं। आपके जरिए देखिए मंच तैयार है, जनता आपको सुनने को बेकरार है। आप प्लीज़। हाँ बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो एनडीटीवी के माध्यम से जितने भी यहाँ पे श्रोता है सबको नमन करता हूँ। और सबसे पहले मैं कहूँगा कि वोट देने हमें ज़रूर जाना है। जाएंगे ना सब, जितने भी हैं यहाँ पे, है ना, सब वोट डालेंगे क्योंकि 1 तारीख का दिन होगा। तो आप जाकर वोट डालें। तो सबसे पहले उस एक गाना में बिल्कुल वोट जो हम डालते हैं उस पर मैंने एक गाना बनाया है, तो उसी तरह का एक गाना मैं आपके लिए गाऊंगा। हो जाना 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 वोटों देंदे मारे जाना हो जाना जाना वोटों देंदे मारे मारे जाना हो। 1 तारीख रे देसो वोटों देंदे हो वोटों देंदे जाना वोटों देंदे वोटों देंदे हो। तो वोट के लिए आपने अपील की है, बहुत जरूरी है वोट डालना क्योंकि ये लोकतंत्र का पर्व है, गर्व का पर्व है। और लोकल गाने का तड़का जरा लग जाए। रंग रूप तेरा बड़ा प्यारा हो, रंग रूप तेरा बड़ा प्यारा हो, शिल्पा शिमले वाड़िए कबे होना मिलना हमारा हो, शिल्पा शिमले वाड़िए। छन 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 को पैरारी पाएलो, लिहुरी खूटी कर गोई खाएलो। तेरा मुख्य हंसना ब तेरा हो, शिल्पा शिमले वाड़िए कबे होना मिलना हमारा हो, शिल्पा शिमले वाड़िए। चम 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 को माथेरी बिंदिया, चम 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 को माथेरी बिंदिया। चैन लुटा मेरा रात की निंदिया, तेरा मुख्य हंसना ब तेरा हो, शिल्पा शिमले वाड़िए। तो शिमला वालों के लिए ये गाना स्पेशली डेडिकेट किया है। एक बार जरा जोरदार तालियां, क्योंकि देखिए तालियों की आवाज बहुत कम आ रही है। रोडू जाना मेरी अम्मी है, रोडू जाना हो जाना जाना मेरी अम्मी है, रोडू जाना हो, रोडू जाना मेरी अम्मी है। अब लग रहा है कि यार रिच पे एनडीटीवी का प्रोग्राम हो रहा है, अब थोड़ा जोश में आया है ना। और रोडू जाना मेरी अम्मी है, रोडू जाना हो, जाना जाना मेरी अम्मी है, रोडू जाना हो। चौका लाना मेरी अम्मी है, चौका लाना हो गिंदू बेटे मारे खेलना, 6 लाना हो। बिना म्यूजिक में नाचने का बड़ा मजा आता है ना। ओ चौका लाना मेरी अम्मी है, चौका लाना चौका लाना मेरी अम्मी है, चौका लाना हो गुल्ली डंडे नहीं खेलना, आंख फुटो 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 मेरी अम्मी है, आंख फुटो हो। मैं भी आज इसीलिए अगर मैं बिना म्यूजिक के कहीं भी नहीं जाता हूँ गाने के लिए,
लोग सोच रहे थे। पर ये मतदान है, इसके लिए तो मुझे चाहे चौराहे पे भी कहीं रिक्वेस्ट करनी पड़े, चाहे 2 आदमी हो तो भी मैं चला जाता हूँ। एनडीटीवी ने मुझे कहा कि कुलदीप भाई आपको बिना म्यूजिक के ही आना पड़ेगा क्योंकि इतना तामझाम वो वहाँ नहीं लगा पाएंगे। तो मैंने बोला यार जब वोट डालने की रिक्वेस्ट लोगों को करनी है, क्योंकि मतदान, इससे बड़ा मतदान कोई नहीं हो सकता नेगी जी, तो मैंने बोला कि मैं ज़रूर आऊँगा और लोगों से मैं एनडीटीवी के माध्यम से ज़रूर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाइए और अपना कीमती वोट ज़रूर डालिए। तो तड़का लगा दे बड़ियों को, होई ना बढ़िया जो तुड़का लाना ठेके दारनिए हो। अगर आप भी मेरे साथ गाएंगे तो मजा आएगा। होई ना बढ़िया जो तुड़का लाना ठेके, अरे मेरी अकेले की इतनी आवाज यार। होई ना बढ़िया जो तुड़का, क्या बात है कपिल जी, हो ठेके ओ मारे बोटो देंदे की तारीखों जाना वे के दारनिए हो ठेके दारनिए। थैंक यू सो मच। आपने ना सिर्फ यहाँ पे लोकलाइट्स का, स्थानीय लोगों का ध्यान रखा, बल्कि जो टूरिस्ट, क्योंकि शिमला टूरिस्टों के लिए जाना जाता है, टूरिस्टों का भी खास ख्याल रखा है। लोगों से वोट की अपील की है जो कि बहुत ज़रूरी है और हमारे लिए आप स्पेशली आए हैं। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। शिवालिक की तलहटी से लेकर हिमालय की ऊंचाई पर पसरी हुई ये 4 लोकसभा क्षेत्रों से जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं, उनका बैकग्राउंड जितनी डाइवर्सिटी के साथ है, उतना ही हिमाचल प्रदेश का समाज और रंग बिरंगा खूबसूरत हिमाचल है। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है। सांदीपनी भारद्वाज जी जो बीजेपी का पक्ष रखेंगे, और साथ ही संजय अवस्थी जी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और साथ ही लेफ्ट की तरफ से कुलदीप तंवर जी अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए नजर आएंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो क्योंकि सबसे पहले जी संजय अवस्थी जी सबसे पहले आपके पास ही आते हुए, क्योंकि देखिए 1 तारीख को दोहरी परीक्षा से आपको गुजरनी होगी सर, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि 1.5 साल का आपका कार्यकाल है, क्या ऐसे काम है जिसके बाद जो जनता आपके ऊपर भरोसा करे? लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव चुनाव होता है और 1 जून को जो मतदान होने जा रहा है उसमें लोकसभा के चुनाव तो पूरे देश में हो रहे हैं, लेकिन इस बार हिमाचल प्रदेश में एक नई परंपरा को जो जन्म दिया हमारे विपक्ष के नेताओं ने, वो उसके तहत जो 6 उपचुनाव विधानसभा क्षेत्र में होने जा रहे हैं, ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और हिमाचल की संस्कृति पे जो आघात हुआ उसको भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, इसलिए हम इसको बहुत बड़ी चुनौती के रूप में ले रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि इस बार का जो चुनाव होगा वो एक अलग तरह से चुनाव होगा, विचारधारा से ऊपर उठकर चुनाव होगा। हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि है और हिमाचल प्रदेश की जनता इस तरह की घटनाक्रम को जो अभी हाल ही में हुआ है, धनबल का प्रयोग करा जो हमारे विपक्ष के साथियों ने, इस तरह की परंपरा को वो जनता बढ़ावा नहीं देना चाहती है। इसलिए ये चुनाव जो है ये एक बहुत अहम चुनाव है हिमाचल प्रदेश के लिए। तो अहम चुनाव है, इसीलिए देश की निगाहें जो है हिमाचल प्रदेश की सियासत पर टिकी हुई है। अब सांदीपनी जी आपके पास आते हुए, क्योंकि 2nd टाइम आप लोगों ने सिटिंग एमपी को चुनावी मैदान में उतारा है, एंटी इनकम्बेंसी भी है और बहुत सारे आरोप यहाँ पे विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। कैसे देखते हैं सर आप इसको? दीपिका जी आपको नमस्कार, स्वागत आपका। आप हिमाचल की बेटी हैं, यू आर वेलकम ओवर हियर फ्रॉम शिमला पीपल। थैंक यू सो मच सर। मेरे भाई ने बात यहाँ से शुरू की कि धनबल का प्रयोग, मेरा मानना ये है कि इस सरकार में जब उनके विधायक ही दुखी हैं तो आम जनता का क्या हश्र होगा। और उनकी दुख और पीड़ा से ही वो उनको छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के लिए हमारे मध्य में आए और उनका हमने तहे दिल से स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। जहाँ तक बात इस लोकसभा के प्रत्याशी की है और जीत की है,
दीपिका जी, हमने पिछली बार 6 लाख मत इस लोकसभा में लिए थे और कांग्रेस को मात्र 2,70,000 वोट मिला था। लगभग हम 3.25 लाख मतों से ये चुनाव जीते थे इस लोकसभा का। ये विक्ट्री इस बार 4 लाख से ऊपर क्रॉस करेगी, इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं कि ये मोदी की गारंटी है। यही बात आपसे कर रहा हूँ। कुलदीप जी, मोदी की गारंटी को लेकर बीजेपी के हौसले एकदम बुलंद है और कांग्रेस भी बड़े ही जबरदस्त तरीके से वेलकम बैक कर रही है, लेकिन आप लोग कहाँ हैं सर? आप लोगों की मौजूदगी कहीं दिखाई नहीं देती है। देखिए, आपके बाद आम आदमी पार्टी आई, अब नेशनल पार्टी वो बन चुकी है, लेकिन आप लोगों का तो अब एग्जिस्टेंस दिखाई नहीं दे रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को नमस्कार। CPIM कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट ये बहुत हिमाचल प्रदेश में बहुत छोटी पार्टी है। वैसे ये नेशनल रजिस्टर्ड पार्टी है, रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, मगर हिमाचल प्रदेश में तीसरे विपक्ष के रूप में इसे जाना जाता है। शायद इस बार विधानसभा में भी नहीं है, मगर सड़कों पे आम आदमी के, मजदूर, किसान और लोगों के मुद्दों को लेकर ये लोगों के बीच में रहती है। और इस बार कि जो भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, उसके तहत जो एक राष्ट्र के स्तर के ऊपर इंडिया गठबंधन बना है, CPIM उसका हिस्सा है और हिमाचल प्रदेश में गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का एक ये प्रयास है कि हिमाचल प्रदेश में सभी सीटों के ऊपर CPIM कांग्रेस, क्योंकि यहाँ पर मुख्य गठबंधन की जो पार्टी है वो कांग्रेस है, उसका सपोर्ट कर रही है। और शायद वोट में तो हमारा कम प्रभाव होता है, पर जो इन्फ्लुएंस है, जो कैंपेन है, उसको हम ज़्यादा कर पाएंगे। जिस तरीके से आपने कहा कि आप लोगों का, आपकी पार्टी का बहुत इन्फ्लुएंस होता है, देखना होगा उसका कितना इम्पैक्ट, वो तो खैर 4 तारीख को ही तस्वीर स्पष्ट होगी। लेकिन संजय जी, एक बार आपके पास आते हुए, क्या ज़रूरत थी सर सिटिंग MLA को बुलाने की, चुनावी मैदान में उतारने की, वो भी इतने लेट? लतीफ़, काफ़ी कन्फ्यूजन दिखाई दे रही थी, थॉट ऑफ क्लैरिटी कहीं ना कहीं मिसिंग था। ये अपने आप में माननीय मुख्यमंत्री जी का आत्मविश्वास दर्शाता है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि सरकार अल्पमत में आने वाली है, सरकार 4 जून के बाद ये सरकार बदल जानी है। हमने ये तय किया कि हमें जिताऊ उम्मीदवार उतारने हैं। सर्वे हुए और सर्वे में जिन जिन का नाम जो है पहले नंबर पे आया, हमने उनको उम्मीदवार उतारा। और उसमें शिमला पार्लियामेंट से और मंडी पार्लियामेंट से हमारे 2 विधायक, विनोद सुल्तानपुरी जी और विक्रमादित्य जी को हमने उम्मीदवार उतारा है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता ये आरोप लगा रहे हैं और ये एक भ्रमित प्रयास कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार अल्पमत में आने वाली है, हमने उसका जवाब दिया अपने विधायकों को उतारकर उम्मीदवार। लेकिन विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि विक्रमादित्य को टिकट इसीलिए दिया गया ताकि रास्ता यहाँ पर क्लियर हो जाए, जो उठापटक की स्थिति बनी हुई थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये उनका अपना परसेप्शन है। और वास्तविकता ये है कि आज मंडी पार्लियामेंट का जो चुनाव है, जिस तरह से शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की थी, आज उनको जो है आईना जो है वहाँ की जनता दिखा रही है और हम चारों की चारों सीटें जो है हिमाचल प्रदेश की जीतने जा रहे हैं। सांदीपनी जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि 400 पार का नारा आप लोग लगा रहे हैं, कैसे इसको हकीकत में बदलेंगे सर? क्योंकि देख रहे हैं हम लोग भी, लोग जो है कांग्रेस की न्याय गारंटी से काफ़ी इम्प्रेस हो रहे हैं। बहन दीपिका जी, हम निश्चित रूप से 400 पार करेंगे और हिमाचल प्रदेश में जहां 4 लोकसभा जीतेंगे वह 6 विधानसभा भी जीतेंगे। जेपी नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हिमाचल से हैं और पूरी योजना में मैं आपको शायद हैरानी होगी कि 4 तारीख के बाद ये आपको एक खबर मिलेगी कि संजय भाई भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ गए हैं और हमारे सहयोग के लिए सरकार बनाने को खड़े हो गए। इसमें भी कोई समय ऐसा नजर नहीं आएगा। जी सर, ऐसा हो सकता है। ये जो मानसिकता जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की रही है, मैं समझता हूं कि इन्होंने देश को बहुत पीछे ले जाने का जो एक आज प्रयास किया है। और ये जो चुनाव है ये इनके लिए अंतिम चुनाव है। तो सर, आप लोग भी तो अपने विधायकों को संभाल नहीं पाते हैं ना? ऐसा नहीं है, हमारी तरफ से कोई भी शुरुआत नहीं हुई। और इन्होंने जिस तरह का जो धनबल का प्रयोग असेंबली चल रही थी
और वहाँ पर जिस तरह से हमारे 6 जो विधायक बिके, उन बिकाऊ विधायकों को जब बर्खास्त किया गया, उसके बाद उन्हीं को इन्होंने टिकट दिया, उम्मीदवार बनाया। तो ये इनकी एक मानसिकता है। प्रदेश में जनादेश जो है कांग्रेस को 5 साल के लिए मिला, और भारतीय जनता पार्टी ने यदि काम किए होते तो वो विपक्ष में ना बैठते। तो इनको 5 साल इंतजार करना चाहिए था, लेकिन सत्ता का इतना लालच इनको है कि ये मात्र 15 महीने में जो है सत्ता गिराने की बात करने लगे और इस तरह का षड्यंत्र करने लगे। ये मैं तो चलिए 15 महीने की जो उपलब्धि है उसको लेकर भी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले कुलदीप जी आपके पास आते हुए, क्योंकि मैं देखती हूँ आप लोग बहुत एग्रेसिवली ज़मीन पर दिखाई देते हैं और यहाँ पे किसानों की आवाज़ को भी आप लोग बुलंद करते रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें कन्वर्ट नहीं होती है वोट बैंक में। क्या वजह है सर? पहले तो मैं संदीपनी भारद्वाज जी ने जो एक बात कही, सीपीआईएम ठीक है, इस समय देश के अंदर इसके 8 एमपीज हैं, 3 लोकसभा में और 5 राज्यसभा में, 78 एमएलए हैं, एक नेशनल पार्टी है। पूरे देश के अंदर करोड़ों की तादाद में मजदूर किसान इस पार्टी के विभिन्न जन संगठनों के साथ जुड़े हैं विभिन्न स्तर के ऊपर। हिमाचल प्रदेश के अंदर भी संघर्ष रहता है, यहाँ पर बाइपोलैरिटी है। इलेक्शन के दौरान वो यहाँ पर एजुकेटेड जनता है केरल की तरह, वहाँ जैसे लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और यूडीएफ है, वहाँ पर भी बीजेपी का इस बार कोई खाता खुलने वाला नहीं है। उसी तरह स्थिति इस समय हिमाचल प्रदेश के अंदर भी उस तरह की बाइपोलैरिटी है कि लगभग 2 पार्टी के बीच में ही पोलराइजेशन होती है। मगर इस समय जो देश के अंदर की स्थिति है, जो गठबंधन बना है, और इस समय जिस तरह संविधान खतरे में है, इस देश का जनतंत्र खतरे में है, तो जो आम जनता है, ये चुनाव केवल राजनीतिक दल नहीं लड़ रहे हैं जो हमने जमीनी स्तर पे देखा है। भारतवर्ष की जनता, हिमाचल प्रदेश की जनता केंद्रीय सरकार को वहाँ से हटाने के लिए बहुत उनके अंदर एक जोश है, एक उत्साह है, वो आप 4 जून को उसको देखेंगे। इंतजार रहेगा सर 4 जून का। लेकिन संजय अवस्थी जी, अब आपके पास आते हुए, क्योंकि आप लोगों ने विधानसभा के चुनाव हिमाचल और हिमाचलियत के साथ साथ गारंटी पर लड़ा था, 1.5 साल में आप लोगों ने ऐसे कौन से काम करके दिखाए हैं जिसका कहीं ना कहीं रिजल्ट जो है लोकसभा चुनाव में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आखिर जनता आप लोग के ऊपर क्यों भरोसा करे? क्या आप लोगों ने ऐसे करके दिखाया है? प्रदेश में सरकार मिली, 5 साल का जनादेश हमें मिला, और जब सरकार बनी तो ऐसा प्रदेश जिसको लगभग 90,000 करोड़ रुपए का जो ऋण विरासत में मिला, और उसके बावजूद हम रुके नहीं, हमने मंथन किया और विकास की योजनाओं को गति दी। लेकिन जिस तरह से एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक आपदा हिमाचल प्रदेश में आई, उससे हमारी योजनाएं थोड़ी लंबित हुई, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का जो एक संकल्प था हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना और स्वावलंबी बनाना, उस पर कार्य किया गया। और एक ऐसा प्रदेश जिसमें इतना बड़ा एक ऋण जो है विरासत में मिला हो, और आपदा से 12,000 करोड़ रुपए का जो हिमाचल प्रदेश को नुकसान हुआ, लेकिन उसके बावजूद हमने जो चुनाव पूर्व वादा किया था, प्रदेश की जनता के समक्ष जो 10 गारंटी योजनाओं का जो घोषणा पत्र हमने रखा था, उसमें हमने सबसे पहली जो गारंटी योजना थी ओपीएस लागू करने की, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की, पहली सरकार बनने के बाद जो पहली कैबिनेट की बैठक हुई उसमें हमने उसको पास किया, उसको लागू किया। सीधा सा सवाल है, क्या इसका फायदा आपको लोकसभा चुनाव में मिलेगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। और एक ऐसे प्रदेश में जहां आर्थिक तंगी से जो प्रदेश जूझ रहा हो और केंद्र द्वारा जो है कोई सहायता ना मिल रही हो, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं कि 10 में से 5 गारंटी योजना जो है वो 15 महीने में हमने पूरी कर दी है, जबकि वो 10 गारंटी योजना जो है वो 5 साल में हमें पूरी करनी है। ये हमारी जो है कटिबद्धता है, ये हमारी कमिटमेंट है हमारे प्रदेश की जनता से।
तो चलिए, इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं युवा जो है वो सड़कों पर आप लोगों से उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि जो वादा आप लोगों ने रोजगार को लेकर किया था वो पूरा किया जाए। लेकिन उससे पहले सांदीपनी जी आपके पास आते हुए, क्योंकि सुरेश कश्यप जी को कहा जाता है कांग्रेस की तरफ से कि जब आपदा थी तो वो लापता थे, और पीसीसी चीफ ने बाकायदा, देखिए 3 एमपी आपके हैं, 1 एमपी कांग्रेस की हैं। पीसीसी चीफ प्रतिभा सिंह का कहना है कि वो बाकायदा उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि सभी एमपीज मिलकर जाते हैं, केंद्र सरकार के पास जाते हैं और हेल्प लेते हैं, बाकायदा जो है फाइनेंशियली हेल्प लेते हैं, लेकिन वो साथ नहीं थे और लापता हुए थे वो आपदा के टाइम में। ये इनका फितरत है इस तरह की आरोप लगाने की। अगर ये स्थिति होती तो केंद्र का जितना सहयोग पूरे प्रदेश को आया है, नितिन गडकरी जी खुद आकर के गए हैं, माननीय जेपी नड्डा जी खुद आकर के गए हैं, हर प्रवास में आते थे, 500 700 करोड़ रुपए केंद्र से ला करके प्रदेश को देते थे। और जहां तक बात आपने गारंटी की, इन्होंने गारंटी एक जरूर की, गोबर उठाने की गारंटी लिया नहीं, उठाया वो गारंटी इनकी पक्की थी। 1500 रुपए महिलाओं को देने की गारंटी दे दिया, गारंटी किस बात की गारंटी? फॉर्म भरने की गारंटी। चुनाव के टाइम में आप लोगों ने किया नहीं, चुनाव पूर्व कर दिया था 24 फरवरी को। 24 फरवरी को दीपिका जी 1500 रुपए का फॉर्म भरने की गारंटी जरूर थी इन्होंने, गोबर उठाने की गारंटी थी, 24 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाहौल स्पीति से 1500 रुपए देने की बात करी, लेकिन इन्होंने ये लोग इकट्ठे होकर गए जब चुनाव का डंडा सिर पे बजा, 2,31,000 महिलाओं को, पात्र महिलाओं को वो मिलना था, तो ये लोग इकट्ठे होकर चुनाव आयोग गए। इन्होंने वो 1500 रुपए जो मिल रहा था, मिलना शुरू हो गया था, नहीं मिला। आप पता करिए, आप ये बंद करवा दिया। इनसे पूछते हैं कि कितना फायदा मिल रहा है, क्योंकि आपने बेशक लाहौल स्पीति से शुरू किया था, लेकिन पूरे प्रदेश में जब चुनाव के मुहाने पे थे तब जाके आपने पॉलिसी शुरू की। फायदे की बात करी तो ये जो 1500 रुपए जो सम्मान निधि महिलाओं को देने की शुरुआत जो हमने करी है, ये अपने फायदे के लिए नहीं करी, हमने उन पात्र महिलाओं को फायदा देने की दृष्टिकोण से जो है हमने ये देना शुरू किया। लेकिन इन्होंने, ये लोग इकट्ठे होकर गए चुनाव आयोग के पास और उन्होंने इसको रुकवा दिया। लेकिन प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अपील करी, चीफ इलेक्शन कमीशन के पास अपील करी, और उसको दोबारा से हमने जो है शुरू कर दिया है, और हमें अनुमति मिल गई है, हमें अनुमति मिल गई है। कुलदीप जी, कितनी सहमत रखते हैं आप इनकी बातों से? शायद ये जो शिमला पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी है, इसमें बागवानी एक मुख्य मुद्दा है, बिल्कुल है। जैसे सेब है और ये पूरा कैश क्रॉप एरिया है, सोलन के अंदर टमाटर और सिरमौर के अंदर लहसुन है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस ने एक जो बहुत बड़ा काम किया है कि सेब की जो खरीद है वो अब वजन के हिसाब से होगी, और बहुत जल्दी यहाँ पर यूनिवर्सल कार्टन लागू होगा, जो 5000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी है, उससे हिमाचल के जो बागवान लाभान्वित होंगे। खूब बखान हो रहा है यहाँ पे, ऑडियंस भी है, जरा पूछते हैं, जरा आप लोग का रिपोर्ट कार्ड लाइव चेक करते हैं। देखिए, जो आज की डेट में सबसे बड़ा मुद्दा है वो बेरोजगारी का है, महंगाई का है, और आज का जो युवा वर्ग है वो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है कि उनको नौकरियां नहीं मिल रही है। पर हिमाचल प्रदेश में जैसे कि कांग्रेस सरकार ने वादा किया है कि इन्होंने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को भंग करके और नए ढंग से एक कमीशन की स्थापना की है, और जल्दी से जल्दी इन्होंने कहा कि हम नियुक्ता करेंगे, तो हम होप करते हैं कि चलिए, उम्मीद यहाँ पे है। मेरा भारतीय जनता पार्टी जी से संदीपनी भारद्वाज जी से एक मेरा प्रश्न है कि इन्होंने कहा था कि 10 साल में, 1 साल में हम 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। 10 साल में 20 करोड़ युवाओं को नौकरी कितनी दी, यह ज़रा इनसे पूछिए। और मैं आपको एक फैक्ट के साथ बताना चाहता हूं, 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 8 से 9 लाख आदमी को सिर्फ रोजगार दिया सरकारी में, और जो ये बड़े बड़े जो वादे करते थे वो आज धरातल पे नहीं। ज्वलंत मुद्दा है सर, जवाब दीजिए। ये इनका जो बोलना है वो बिल्कुल गलत है। मोदी सरकार ने हमेशा नौकरी के जो आवाम थे वो खड़ा करने की बात की थी। वी विल क्रिएट 2 करोड़ इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू द नेशन। कोई सीधी नौकरी देने की बात नहीं थी, और अगर सीधी नौकरी की बात थी तो 1.5 साल से सुक्खू सरकार है, कितने ग्राम लोगों को नौकरी दी, आप ये बताएं। मेरा सवाल संदीपनी भारद्वाज जी से, हम मुद्दे पे आते हैं वापस शिमला पार्लियामेंट्री के चुनाव के ऊपर। यहाँ पर ये डिबेट भी उसी के ऊपर रखा गया है।
जो अभी तक के जो सांसद है हमारे सुरेश कश्यप जी, पिछले 10 साल से वो यहाँ पे हैं, उन्होंने इन 10 सालों में कितना इस पार्लियामेंट्री के लिए कौन सी योजना लाई है और जिससे लोगों को रोज़गार भी मिले हैं और उससे लोगों को क्या फ़ायदा, और क्यों इस बार उनको दोबारा उनको हम चुन के भेजे। ये सवालों के घेरे में आप ही है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी एक बड़ा मुद्दा है। इन्होंने, वर्मा जी ने ठीक प्रश्न किया, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और जायज़ है प्रश्न करना, लेकिन ये बात भूल गए कि चौपाल के जहाँ के रहने वाले हैं, कोटखाई से लेकर के पोंटा तक जो हॉर्टिकल्चर रोड का प्रोविजन हुआ है, जिसमें 1600 करोड़ रुपया बाकायदा 4 लेन का आया है, वो माननीय मोदी जी ने शिमला जिला को दिया है। भूल गए ये बात। दूसरी बात, ये जो 4 लेन जिसमें हम अब 1.5 घंटे में चंडीगढ़ से शिमला पहुंचते हैं, ये 1600 करोड़ रुपया माननीय मोदी जी ने दिए हैं, जिसकी वजह से शिमला के लिए अब 2 घंटे का रास्ता, 1.5 घंटे का रास्ता हो गया है। ये मोदी जी की सरकार है। आज तक ये बताइए, कांग्रेस की सरकार जब तक देश आज़ाद हुआ तब से आज तक के कांग्रेस सरकार चलते आई है, जितने वादे किए हैं उसमें से कितने वादे पूरे किए हैं? बीजेपी ने मान लो 10 किए हैं तो 8 तो किए ही है। कांग्रेस हमेशा अपने वादों को कहना जानती है, पूरा करना नहीं जानती है। बीजेपी जो कहती है करती है। तो देखिए एक के बाद एक सवालों की बौछार यहाँ पर, क्योंकि देखिए सवालों के घेरे में है। देखिए सिर्फ सवाल अब ये है, क्योंकि बेरोजगारी वाकई में एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन संजय जी आपके पास आते हुए क्या आप लोगों की अब स्ट्रैटेजी रहेगी? क्योंकि देखिए जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि 4 तारीख को एक नहीं बल्कि 2 सरकार बनेगी। मैं अपनी बात मैंने शुरू यहीं से की थी, और ये जो भ्रमित प्रचार माननीय श्री जयराम ठाकुर जी सहित जो विपक्ष के नेता कर रहे हैं, ये मात्र एक मतदाता के ऊपर मानसिक दबाव करने की राजनीति है। और वास्तविकता ये है कि 5 साल जब प्रदेश की जनता ने दिए थे तो उस समय ये विफल रहे, और कोई भी इनको फैसला लेना होता था तो वो केंद्र के ऊपर जो है निर्भर रहते थे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो 15 महीने का जो प्रदेश सरकार का कार्यकाल रहा है माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में, ये एक ऐतिहासिक कार्य जो है इस छोटे से 15 महीने के कार्यकाल में किए हैं। आपदा आई, मैं ये प्रश्न नहीं पूछूंगा कि आपदा के समय में जो आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बने हैं, पूर्व में सांसद थे, वो कहाँ थे, क्योंकि जनता ये प्रश्न पूछ रही है, और ये हर एक जनता यहाँ पर जो बैठी है वो प्रश्न पूछ रही है। क्योंकि देखिए आपदा को लेकर ये बीजेपी का कहना है कि 1782 करोड़ रुपए बाकायदा केंद्र की तरफ से लाए गए थे, उसका आप लोग जिक्र ही नहीं करते। हम जो है आपदा राहत राशि की बात कर रहे हैं, नहीं चाहते। ये जो राशि है, ये अगर आपदा नहीं भी आती तो ये राज्य को, ये प्रदेश को मिलनी तय थी। और जो ये इन्होंने गडकरी जी की बात करी, गडकरी जी ने कुल्लू मनाली का दौरा किया और उन्होंने 200 करोड़ रुपए का कहा कि हम 200 करोड़ रुपए की राशि मैं तुरंत प्रभाव से भेजूंगा, लेकिन वो 200 करोड़ रुपया उनके द्वारा जो कहा गया था, आज तक वो पैसा नहीं आया है प्रदेश को, ये आंकड़े बताते हैं। 19.80 करोड़ माननीय हमारे सांसद ने इस शिमला पार्लियामेंट में खर्च किए। किस पे खर्च किया? आपदा राहत राशि नहीं, हम आपदा राहत राशि की बात कर रहे हैं। आपदा राहत, माननीय नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने अपना पूरा जो उनका पैसा था वो आपदा राशि के लिए आपको दिया या नहीं दिया? नहीं दिया, नहीं दिया, बिल्कुल नहीं। हम केंद्र सरकार द्वारा जो राहत राशि की मांग प्रदेश सरकार ने की थी, जो क्लेम तक नहीं दिया, इन्होंने, हमने 10,000 करोड़ रुपए की जो। ठीक है सर, क्योंकि ये बेशक राष्ट्र मुद्दा था, लेकिन सांदीपानी जी अब आपके पास आते हुए पीएम मोदी ने खुद उन्होंने इस बात का जिक्र किया था, क्योंकि शिमला सोलन जो है एप्पल बेल्ट है, इंपोर्ट ड्यूटी उन्होंने 100% करने का उन्होंने वादा किया था, लेकिन ये अब घट गया है सर। ये मैं आपको इस बात को स्पष्ट कर दूं, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, मुझे लगता था कि आप जरूर प्रश्न पूछेंगे। हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी लगभग 5,000 करोड़ की एप्पल की इकोनॉमी है। मेरे मित्र कांग्रेस, ये जो कम्युनिस्ट मित्र हैं, बार बार ये बोलते हैं कि भी फलाना किया, हमने नारे लगाए, सड़क में लगाए। अल्टीमेटली डिलीवर करने की बात है। मैम सबसे पहले जो प्रोसेसिंग प्लांट था वो दौलत राम चौहान ने 77 में परवाणु में लगाया, और दूसरा प्रोसेसिंग प्लांट पराला में ठाकुर जयराम ने लगाया, और खाली प्रोसेसिंग प्लांट ही नहीं लगाया, उन्हें पेक्टिन का यूनिट भी साथ में लगाया
कि ताकि जो पल्प है उस पल्प से हम पैकेट बनाएं, जूस बनाएं, और इसके बाद मैं अपनी बात, उसके बाद वो स्टोर वहां पे लगा, वो उन्होंने लगाया। अब आपने दूसरा प्रश्न की बात की। प्रदेश की इकोनॉमी जो है 5,000 करोड़ रुपए की बागवानों के ऊपर निर्भर करती है। और मैं जो बागवानी को लेकर आपके प्रश्न का उत्तर ये नहीं दे रहे, इन्होंने बात को घुमा दिया है और मैं इसका उत्तर देता हूं। मैं ये कहना चाहूंगा कि 2014 में यशस्वी प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि 100% जो इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी जाएगी। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। कांग्रेस की यूपीए की सरकार के दौरान, ये सरकार के दौरान 50% जो है इंपोर्ट ड्यूटी यूपीए के समय में थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इन्होंने इसको 70% कर दिया। आज जो है प्रदेश के बागवानों के साथ उनको ठगा गया। 5 साल के कार्यकाल में लोकसभा में वो सांसद जिन्होंने सिर्फ 2 प्रश्न पूछे पूरे 5 साल में, शर्म है इस बात के लिए। मैं ये कहना चाहता, ये आंकड़े हैं, ये आप बता दीजिए, इसको झुठला दीजिए। मैं उसका जवाब देता हूं आपको, अगर आप मुझे समय देंगे तो मैं जवाब देता हूं। 2 बातें मैं बड़ा स्पष्ट। एक मिनट सर, आप पहले उनको अपनी बात कर रहे थे। नहीं बिल्कुल 2019 में एज ए रिटेलिएटरी टू द यूएसए, उस समय जो इंपोर्ट ड्यूटी सेब के ऊपर थी वो 70% थी, पर अभी G20 के मद्देनजर केंद्रीय सरकार ने, मोदी जी ने उसको घटा करके 50% कर दिया। और उससे जो बाहर से, विदेशों से जो भारतवर्ष के अंदर सेब आया, और पिछली बार आपदा की वजह से भी यहाँ पर सेब में बहुत एक मार्केट बहुत डाउन गई थी, उसका बहुत बड़ा नुकसान रहा है। इसके अलावा जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत 50% पैसा केंद्रीय सरकार से आता था, वो भी केंद्रीय सरकार ने बंद कर दिया। अभी 2023-24 में CAG की रिपोर्ट आई है कि पिछले 5 वर्षों में केंद्रीय सरकार ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा सरेंडर किया है कृषि कल्याण विभाग, ये मंत्रालय के अंदर, और उसके अंदर जो प्रोसेसिंग और CS स्टोरेज हिमाचल प्रदेश में बन सकते थे, पर हमारे माननीय सांसद ने कभी भी ये मुद्दा कि जो प्रोसेसिंग का, ये CS स्टोरेज या इंफ्रास्ट्रक्चर का था, वो हॉर्टिकल्चर में नहीं होता है। समय का अभाव। सांदीपानी जी, कांग्रेस का ये कहना है मोदी की गारंटी पर आप लोगों को इतना ही भरोसा है, तो फिर क्यों धर्म बीच में आता है, हिंदुत्व को बीच में क्यों लाया जाता है? इतना ही भरोसा है तो फिर लोगों के बीच जाइए ना उन मुद्दों को लेकर। हम जो है मोदी जी की गारंटी और विकास के बीच में को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र में अगर हिंदुओं की बात नहीं होगी तो दुर्भाग्य है इस बात का, तो क्या पाकिस्तान में होगी? नंबर 2 बात, मैं इस बात को क्लैरिफाई करना चाहता हूं। संजय भाई ने जो बात बोली, हिमाचल प्रदेश के एप्पल की इकोनॉमी को बर्बाद करने वाले वो व्यक्ति हैं जिन्होंने शिमला में बर्बाद करने के बाद अब कांगड़ा में चुनाव लड़ रहे हैं। ये आनंद शर्मा जी थे, ये वो आनंद शर्मा जी थे जिन्होंने ये ट्रीटी साइन की थी, नहीं भूले हैं जब जो है किसानों के आंदोलन को कुचलने के लिए गोली WTO की ट्रीटी आनंद शर्मा की साइन की हुई है। सेब बर्बाद किया, अब किन्नू बर्बाद करने चले गए। तो तमाम मेहमानों ने हमारे हर एक सवाल का जवाब बेबाकी से दिया है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एक बार, और जनता की हर बात को भी हमने आपके सामने रखा है। लेकिन NDTV आपसे अपील करता है, 1 तारीख को जरूर घरों से बाहर निकले, वोट डालें, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी जरूर सुनिश्चित करें, क्योंकि ये चुनाव है, लोकतंत्र का पर्व है, देश का गर्व है।